अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सेनेट के इंतखाबात का डोल ढल चुका है और जाहिर है 3 मार्च को अब सेनेट के इंतखाबात होंगे, लेकिन दिखाई ये देता है कि हुक्मरान जमात जो है उसने सूरत हाल को दिलचस्प बना दिया है और मज़का खेजियाँ जो हैं उन्होंने यकीनन इस सेनेट के इंतखाबात को जो है लोगों के लिए दिलचस्पी का समा पैदा कर दिया है। ये सेनेट के इंतखाबात जो हैं, क्या इस मरतबा तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं? ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि जिस तरीके से, जिस तर्ज़ अमल के साथ सूरत हाल जो है उसको लेकर चला जा रहा है, तो वो भी मामलात कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ जो हैं उनको यकीनन उनसे छेड़छाड़ की जाएगी। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से चैलेंज दे चुकी है और जरदारी साहब कह चुके हैं मैं आपको सेनेट नहीं लेने दूंगा। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस हद तक कामयाब होती है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से सेनेट के इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अब वहाँ से क्या फ़ैसला जो है वो उभर कर सामने आता है। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल जो है वो ये है कि क्या ये तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन सेनेट इंतखाबात होंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। वसीम सज्जाद साहब, पहले आप चूँकि सेनेट का बड़ा अरसा आपने रन किया है, देखा है, ये सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे, सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे। ये लगता यूँ ही है जी, क्योंकि सेनेट 1973 में मारज़ वजूद में आई थी। जो 73 का आइन बना था उसके तहत पहली दफ़ा एक ईवान बाला तश्कील दिया गया था। तो उसके बाद इसमें इलेक्शंस होते रहे हैं, तो गाए बहगाए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो रही है। और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से शिकायत आई हैं कि यहाँ पे ख़रीद फ़रोख्त हुई है और सेनेट के बारे में कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। लेकिन आपका मेरे ख़्याल में ये कहना दुरुस्त है कि इस दफ़ा कुछ तनाज़ात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और एक तो जो आम कंट्रोवर्सी होती थी कि भी वोट्स ख़रीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उसके अलावा हुकूमत ने 2-3 इक़दामात किए हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए। अगर वो एक सही वाज़े पॉलिसी के तहत चलते तो शायद उसकी समझ आ जाती कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पहले रेफरेंस किया, यानी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने राय मांगी कि जी इसमें इबाहम है, आप हमें गाइड करें और अपना मशवरा दें। फिर एक बिल मूव कर दिया। अब ये समझ नहीं आती कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो बिल मूव करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद जब वो बिल कामयाब नहीं हुआ तो एक ऑर्डिनेंस कर दिया। तो इसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला कोई ना कोई कर देगा, जिसके बाद शायद हालात जो हैं कुछ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे। आपको क्या दिखाई देता है सेनेट के मामलात को आपने बहुत करीब से देखा है कि किस हद तक ये जो सेनेट के इलेक्शन है इसके अंदर पार्टी डाइवर्शंस होंगी? इन सेनेट के इंतखाबात में पार्टी की पोजीशन तो अपनी जगह होनी चाहिए और कोalition है हुकूमत की, और हुकूमत को अपने कोalition के मेंबरान को भी साथ लेके चलना होगा। और इसी तरह पंजाब में भी उन्होंने दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती या कोई उसमें मुश्किलात आ जाती हैं, अब MQM भी उनके साथ है, PMLQ भी उनके साथ है, तो ये जो एलाइज हैं इनके साथ, बलूचिस्तान की पार्टीज़ भी उनके साथ हैं, अगर इनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है या किसी वजह से मेंबरान नाराज़ हो जाते हैं, ये भी देखने में आया कि कुछ मेंबरान ने ये बयान भी दे दिया है कि जी हम वोट नहीं देंगे। तो अगर नाराज़ हो जाते हैं और वोट देने ही नहीं आते या दानिस्ता तौर पे ख़राब कर देते हैं तो उससे मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इरफान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि
ये जो हुकूमत ने किया है, पहले रेफरेंस फिर ऑर्डिनेंस, मतलब क्या सोच समझ के ये किया है? देखें, आर्टिकल 226 जो है मेरी समझ के मुताबिक तो वो बड़ा क्लियर है और तमाम इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे और अगर आपने मैल प्रैक्टिसेस को रोकना है और उसकी सीक्रेसी को कम करना है या सीक्रेसी को रेगुलेट करना है तो फिर किसी किस्म का भी उसमें अगर आपने उस आर्टिकल में कोई कंडीशंस लगानी है तो वो आईनी तरमीम के जरिए लगा सकते हैं ना। बगैर आईनी तरमीम के जरिए उसको आप उसका जो इम्पैक्ट है सीक्रेट बैलेट का उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको टेपर डाउन नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जो रास्ता ढूंढा गया कि पहले रेफरेंस फाइल किया गया और वो भी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में, क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर सकता है ना जी, एडवाइस कर सकता है। नहीं, इसमें फान कादर साहब बात ये है कि आज उन्होंने बुलाया हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उससे वो कह रहे थे कि आप ये बताएं कि अगर कोई ये पैसों की लेन देन होता है तो आप उसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, हमें वो रास्ता बताएं। मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि रेफरेंस जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया वो तो इस हद तक आया एसेंशली कि वो ये बताएं कि सीक्रेट बैलेट जो है वो आया आइन में जो आर्टिकल 226 जो है कौन से इलेक्शंस हैं जो आइन के तहत होते हैं जिनको के 226 अप्लाई करता है और कौन से इलेक्शंस को अप्लाई नहीं करता। अब ये जो इलेक्शन कमीशन को भी बीच में बुला लिया गया और फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट तो मैं समझता हूँ बुला ही नहीं सकता और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से जाके अपने आप को सबमिट कर देना, तो मुझे तो फ्रैंकली ये कोई तरीक़ेकार की कुछ समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि जो लीगल तरीक़ाकार है लीगल पार्लेंस में वो तो ना तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए अचीव हो सकती है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, इनडायरेक्टली आप अमेंडमेंट कर नहीं सकते और इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है इलेक्शंस करवाना और ये तमाम मामले जो है आर्टिकल 226 के वो उनका काम है, वो सुप्रीम कोर्ट का तो काम नहीं है। तो ये जो बुलाया गया है ये सारा, तो ये तो एक बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है इस वक्त हुकूमत में और अपोजिशन में और ये एक बहुत बड़ा इनका सियासी इशू बना हुआ है। तो इस सियासी इशू में अगर हम इलेक्शन कमीशन को भी ट्रैक करेंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट को भी ट्रैक करेंगे तो बहरकैफ जो भी फैसला होगा एक कंट्रोवर्सी का शिकार रहेगा और हमें ना तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। अच्छा, इसमें वसीम सिजाद साहब आप क्या समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, कल फिर वो पेश होंगे, उनसे मैकेनिज़्म जो है वो मांगा जा रहा है, किस हद तक दुरुस्त है ये? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने बुलाया है, उनकी राय मांगी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो बुनियादी नुक्ता है जिस पे गौर करना चाहिए और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई है वो ये है कि क्या ये तब्दीली जो चाह रही है हुकूमत ये आइन में तरमीम से हो सकती है या आम कानून में तरमीम से हो सकती है। बाकी जो मसले आ रहे हैं मेरा ख्याल वो इस रेफरेंस से बाहर हैं, यानी रेफरेंस के अंदर सवाल ये उठाया गया है। अब इसमें जो हमारा आइन है उसके आर्टिकल 226 में ये लिखा हुआ है कि आइन के तहत जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं ह्यूमन राइट्स की उसमें भी ये लिखा होता है कि जी बैलेट जो होगा वो सीक्रेट होगा। और उसकी वजह ये है कि अगर सीक्रेट बैलेट नहीं होता तो लोगों पे दबाव पड़ सकता है, उन पे प्रेशर आ सकता है, हुकूमती दबाव पड़ सकता है, सोशल दबाव पड़ सकता है और एक शख्स अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दे सकता। लिहाजा ये सीक्रेट बैलेट का कॉन्सेप्ट जो सामने आया है और फिर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं कि सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि वोट से बिल को पता ना चले कि किसने वोट किसको दिया है। इसीलिए वो जो अब तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो जो साइड की स्लिप है वो देख सकते हैं आप। ये तो जी अब सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी, फैसला आएगा तो बात सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो फैसले हैं उसमें मेरा एक बड़ा मशहूर केस है, जब सेनेट में नहीं इलेक्शन लड़ा था तो उसमें भी ये फैसला आया था कि बैलेट पेपर पे अगर कोई भी निशान ऐसा आ जाता है जिससे पता चल सके या खदशा हो कि भी इससे वोटर की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो फिर वो वोट जो है वो इनवैलिड होगा। ये सीक्रेट बैलेट के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। और नेशनल असेंबली में भी जब वोटिंग होती है
तो उसके काउंटर फॉइल पे तो आ जाती है तफसील कि भी किस शख्स का आईडी कार्ड नंबर क्या है, उसका थंब इम्प्रेशन भी आ जाता है, लेकिन जो उसको बैलेट पेपर दिया जाता है उसके ऊपर कोई निशान नहीं होता। तो उसके रिकॉर्ड से ये तो पता चल जाता है कि किस शख्स को बैलेट पेपर दिया गया है, वो सही शख्स था या गलत शख्स था। लेकिन जब बैलेट पेपर बैलेट में डाल दिया जाता है उससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि किसने किसको कहाँ वोट दिए, और यही मकसद है आर्टिकल 26 का। इरफान कादिर साहब, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस सियासी मसले को सॉर्ट आउट करना चाहती है कि ये किसी मुहाज़राई में, किसी कंट्रोवर्सी में ना चला जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम करनी चाहिए, जहाँ पे कि लिखा हुआ है कि वो सियासी इश्यूज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि उन सियासी इश्यूज में कानूनी इश्यूज ही क्यों ना पिन्हा हो। तो जब ये कोड ऑफ कंडक्ट में बात आ गई है और जब ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में एक बात पूछी जा रही है जिसमें कि कोई ऐसी तशरीह वाली बात मुझे तो नज़र नहीं आती, तो मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि फौरी इसमें अपना फैसला सादर करें और वो कहें कि जी आईनी तरमीम के ज़रिए अगर ये चीज़ आईनी तरमीम के ज़रिए हो सकती है और पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, अगर वो चाहे तो आईनी तरमीम कर सकती है। दूसरी बात यह है कि फिलहाल आईनी तरमीम पे चूंकि ऑपोजिशन राजी नहीं है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऑपोजिशन को वैसे बुला ले, क्योंकि कुछ केसेस ऑपोजिशन ने भी किए हुए हैं, तो 184(3) में उन्होंने कुछ केसेस किए हुए हैं, अगर उन केसेस को भी वो सामने रख लें और ऑपोजिशन और हुकूमत से उन केसेस में अगर इस तरह की बात अगर वो मान जाएं कि ठीक है हम तरमीम करते हैं, तो वो एक दरमियानी रास्ता हो सकता है। लेकिन बहरकैफ तरमीम तो फिर भी पार्लियामेंट करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट तो वो नहीं कर सकती। तो ये जैसे आर्मी चीफ का मामला था, तो वहां पे सब ने ये मुत्तफिका तौर पे फैसला कर लिया था, ऑपोजिशन ने और हुकूमत ने, कि ठीक है हम कानून साजी कर देते हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, और उन्होंने कर दी थी, क्योंकि कानून साजी फिर पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो यहाँ पे तो आइन में तरमीम की बात है, तो वो तो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट है, उससे उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो खुद ही मान जाए और उसमें कोई मसालती किरदार अगर सुप्रीम कोर्ट अदा कर सकती है, तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कोई गलत बात भी नहीं। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा वसीम सजाद साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सेनेट का अब इलेक्शन है, मंडियां लगी हुई हैं, मतलब जिन जिन लोगों ने पार्टी टिकट मिले हैं उन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं, जिनको नहीं मिले हैं उन्होंने भी कराए हैं। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि वो शायद ज़्यादा सीटें ले ले। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी वाला इशू है। आपको क्या लगता है कि क्या ये मामला कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म नहीं निकलना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखिए जी, वोट देना ये एक वोटर की मर्जी है कि वो किसको वोट देता है, और इसलिए सीक्रेट बैलेट होता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दे जिसको मर्जी दे। अब अमेरिका में ये जो सेनेट प्रोसीडिंग्स हुई हैं ट्रंप की इम्पीचमेंट के बारे में, तो वहाँ पे 7 रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट दिए, उनकी ज़मीर के मुताबिक दिए। तो लिहाजा वोट देना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, कि भी मुझे ये कैंडिडेट ज़्यादा पसंद है, ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, इसका प्रोग्राम मुझे ज़्यादा पसंद है, या इसका किरदार मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन वोट बेचना ये एक जुर्म है, ये रिश्वत में आता है, ये इरेगुलरिटी में आता है, और इसका तदारक ज़रूर होना चाहिए। अब ये एक वीडियो भी सामने आई है, मेरे ख़्याल में इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, और जो भी इसमें मुलव्वस हों उन पर बाकायदा कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में हमें जुर्म में और वोट देने में फ़र्क करना चाहिए। वोट तो ज़मीर के मुताबिक, मकसद भी यही है कि वोट ज़मीर के मुताबिक दिया जाए, और अगर ये ज़मीर के मुताबिक नहीं होगा, ओपन बैलेट होगा, तो फिर ख़दशा ये ज़रूर है कि भी यहाँ पे दबाव पड़ सकता है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में अभी भी फ्यूडलिज्म चल रहा है, हर किस्म के दबाव आ सकते हैं। इसमें एक सवाल है, देखिए ना, फैसल वाडा साहब इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे 15 महीने से,
देखिए अब वो चले गए कागजात नामजदगी जमा कराने सेनेट के। देखिए वो ज़रा मुख्तलिफ केस है, क्योंकि उसमें तो मेरे ख्याल में उनके सामने वो जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स हैं या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, उसके पेश नज़र वो असेंबली की फीड छोड़ के तो वो सेनेट की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई वोट ख़रीदने वगैरह का मसला नहीं आ रहा, यहाँ पे सवाल कुछ और है। तो जिससे मैंने अर्ज़ किया जी कि फ़र्क करना चाहिए वोट देने में, जो कि एक वोटर की मर्ज़ी होती है, और वोट पैसे दे के ख़रीदना, पैसे दे के दबाव में ला के वोट लेना, ये गलत चीज़ें हैं और इसका तदारक होना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि ये सब पार्टीज़ का मसला है। और आज पीटीआई इक़्तिदार में है, पिछले दिनों में और पार्टी से आइंदा कोई और होंगी, ये हर एक के लिए प्रॉब्लम आएगा। लिहाजा बेहतर तो यही है कि तमाम पार्टीज़ मिल के इस पर एक कंसेंसस बना के, इसको स्टडी करके कंसेंसस बना के आइन में तरमीम करें, ताकि आइंदा के लिए कोई हल तलाश किया जा सके। अच्छा इरफान कादर साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालेगी इस सारे सिनेरियो में से? कोई डायरेक्टिव आएगा? हाँ, बीच का रास्ता अगर उन्होंने निकालना है तो वो मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके लिए उनको एक मनाना पड़ेगा ऑपोजिशन को और हुकूमत को कि वो मिल के तरमीम करें आइन में। ये बीच का रास्ता हो सकता है। इसके अलावा और बीच का रास्ता कि सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ कर दे या खुद उस पर तरमीम कर दे आइन के आर्टिकल में, या इस तरह का ऑर्डर कर दे या इस तरह की वजाहत कर दे जिससे कि इनडायरेक्टली आइन का जो आर्टिकल 226 है उसमें तरमीम हो। तो ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह करना। नहीं, कोई ऐसी वजाहत आ सकती है कि इलेक्शन जो है उनको शफाफ बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? नहीं, उसका इस रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं होगा और इस तरह की ये वजाहत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि ये चीजें इंश्योर करे, या अगर कोई वजाहत देनी है उन्होंने तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो पाकिस्तान की हैं वो इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं इन मामलात में, सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। और गालिबन आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें लिखा हुआ है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो मदद करेंगी ये इलेक्शन कमीशन की। आर्टिकल गालिबन 218 मेरा ख्याल है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार ये आर्टिकल 186 में इस तरह का नहीं है। नहीं, इसमें एक और सवाल फिर पैदा होता है कि अगर ये मामला इसी तर्ज पे रहता है तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह ये लिगर ऑन करता रहता है और ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं और इलेक्शंस जो है वो भी डिले होना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्शन कमीशन खुद बजाय इलेक्शन करवाने के वो भी अपना काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ कर देती है कि ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट को करने दें, तो इससे डेफिनेटली जो सारा प्रोसेस है, ख़ास तौर पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो इससे बिल्कुल इम्पैक्ट होगा। वसीम सजाद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में तलबी और फिर उनसे इक़दामात के कैसे ट्रांसपेरेंट किए जाए, आपका क्या राय है? देखिए कि बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनको भी परेशानी होगी कि भी ये ख़रीद फ़रोख्त होती है, जिस तरह आम पब्लिक में भी परेशानी है। सवाल है इसका हल क्या है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया है, उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या हल है। तो हल तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पहली चीज़ तो ये है कि क्या सीक्रेट बैलेट आपने रखना है कि नहीं रखना। जब तक आर्टिकल 226 मौजूद है तो सीक्रेट बैलेट को हटाना मुश्किल मुझे नज़र आता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है वो अब सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार किया जाएगा। दूसरा ये है जी कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत आएँ, जिस तरह के अब एक वीडियो सामने आई है, या कोई शख्स उनके पास शिकायत लेके जाए, जिस तरह पिछली दफ़ा पख्तूनख्वा असेंबली में हुआ था कि शिकायत थी कि लोगों ने वोट बेचे हैं, तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन के पास अज़ ख़ुद तो ऐसे कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो इस किस्म की तहकीकात करें। इसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन सकती हैं, देखा जाए कि क्या किसी शख्स ने पैसे लेके वोट बेचा है। तो मेरे ख़्याल में इसमें कवानीन को सख्त भी किया जा सकता है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एहतियात करनी चाहिए टिकट देते वक्त कि भी हम कैसे शख्सियात को टिकट देते हैं।
और ये शिकायत जो है ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ज़्यादा आती है, पंजाब में कदर कम आती है, सिंध में भी आई है लेकिन निस्बतन कम आई है। तो मेरे ख्याल में पार्टीज़ को भी अपना डिसिप्लिन मजबूत करना चाहिए, और अगर उनको शिकायत मिलती है जिस तरह की PTI ने किया था कि उनको यकीन हो गया था कि किन लोगों ने अपने वोट भेजे हैं, तो उन्होंने उनको पार्टी से खारिज कर दिया था। तो मेरा ख्याल है ये एक और सवाल है, आप क्या समझते हैं कि अगर कोई पैरामीटर्स ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस का हिस्सा होगा? जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करती है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो कानून होता है, तो लिहाजा वो जो भी हुक्म होगा वो कानून के ज़ुमरे में आएगा और उसके मुताबिक इलेक्शन को करवाना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इरफान कादर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर रेफरेंस, बिल, ऑर्डिनेंस कोई चीज़ नहीं चलती और ये एक कन्फ्यूजन जो है ये सियासत को कितना प्रागंदा करेगा? ये सियासत को तो इतना गंदा नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको ज़रूर कंट्रोवर्सी का ये शिकार कर देगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि ये तो ऑर्डर जो होगा सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर होगा, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का जो ऑर्डर है उसका तो बाइंडिंग इफेक्ट हुकूमत पे भी नहीं है। चे जाए कि हम कहें कि उसका बाइंडिंग इफेक्ट जो है वो सारे पाकिस्तान पे होगा, तो इस पे भी हमें गौर करना है। और क्योंकि अगर हुकूमत पर उसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है तो फिर क्यों कर अपोजिशन उसको मानेगी। हाँ, अगर सब मान जाएं तो फिर जैसे वसीम सज्जाद साहब फरमा रहे हैं, अगर सब मान जाते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो कानून की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, और उसी की यानी तायीद में अगर कानून साजी भी हो जाती है तो फिर अगर कानून बनता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आप को एक अपनी पोजीशन को विंडिकेट कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अगर इस तरह से ऑर्डर कर देता बगैर सबको मनवाए हुए, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा इशू बनेगा और सुप्रीम कोर्ट शिकार हो जाएगा कंट्रोवर्सी का, जैसे कि माजी के बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है। नून लीग भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हुए है, पीपल्स पार्टी ने भी कर दी है। आप कैसे देखते हैं कि अगर बाइंडिंग नहीं है एडवाइजरी रोल में तो फिर क्या हासिल वसूल होगा? देखिए जी, टेक्निकली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइस होगी वो एक आला तरीन इदारा है, तो मेरे ख्याल में उसको कानून ही समझा जाएगा, और ये टेक्निकलिटी होगी कि जी बाइंडिंग नहीं है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी राय देती है तो इलेक्शन कमीशन भी उसके मुताबिक चलने का पाबंद हो जाएगा, और हुकूमत को भी एक तरीक़ाकार मिल जाएगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कभी इस तरीके की कानून साजी की जाए, हो सकता है वो कहें कि तरमीम की जाए आइन में, लेकिन अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? सद्देबाब तो यही है जी कि मैंने अर्ज़ किया ना जी कि ये मामला ऐसा है, आइन हमारा 73 का एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, इसका सद्देबाब यही है कि तमाम पार्टीज़ बैठ के इस पे एक गौर करें। मसला सबके लिए है, और मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा मसला है जिस पे सबको तशवीश भी होगी, लेकिन एकतरफ़ा करने से वही हालात होंगे जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सेनेट इलेक्शंस के बाद वो मजबूत होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल जिस अंदाज में है, अगर सेनेट के अंदर एक इलेक्शन के बाद एक खप खाना मच जाता है तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? देखना तो ये है कि इस इलेक्शन के इस वक्त तो खप खाना नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा तो कुछ अर्से बाद ये चीज़ें सेटल डाउन कर जाती हैं। देखना ये होगा कि इस इलेक्शन के बाद PTI को कितनी अक्सरियत मिल जाती है, क्या वो आराम से अपनी कानून साजी कर सकते हैं। अगर वो आराम से कानून साजी कर सकते हैं तो वो मजबूत हो जाएंगे, और उनके लिए जो इस वक्त दुश्वारी है सेनेट में वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कानून साजी आइनी तरमीम के हवाले से
कितने मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन जी वो इतनी मजबूत तो नहीं होगी कि वो आइन में तरमीम कर सकें, और उनकी अक्सरियत इस नौइयत की नहीं है कौमी असम्बली में भी कि वो आइन में तरमीम कर सकें। लेकिन इतनी ज़रूर हो जाएगी कि आम लेजिस्लेशन जो कि उनको ज़रूरत होती है, मसलन नैब ऑर्डिनेंस में उन्होंने आज ही एक तरमीम की है। आम हालात में शायद वो सेनेट में कामयाब ना होती, लेकिन चंद ही दिनों में उनकी अक्सरियत आ जाएगी तो वो उसमें से पास करा लेंगे। तो लिहाजा आम जो कानून साजी है उसमें उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आइन की तरमीम में उनको ज़रूर दिक्कत होगी। उसके लिए बाकी पार्टीज़ की हमायत उनके लिए ज़रूरी है। इरफान कादर साहब, अगर इस तरह की तरामीम आती हैं नैब ऑर्डिनेंस की जो वो ऑपोजिशन को के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर तो ये मामला किधर जाएगा? नहीं, ये आप किस तरमीम की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की वो बात कर रहे हैं ना हुकूमत। नैब ऑर्डिनेंस में किस चीज़ की तरमीम? जो उन्होंने कानून में वसीम से जा जो बात आज ही तरमीम आई है कि उन्होंने नैब का जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसकी टर्म में तोसी कर दी है एक नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के तहत। तो ये अगर सेनेट में इनको मेजॉरिटी ना हुई तो गालिबन ये स्ट्राइक डाउन हो सकती है, लेकिन उन्होंने गालिबन इस चीज़ की पेश नज़र की है कि चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद उनकी अक्सरियत हो जाएगी और वो इसको पास करा लेगी। आज ही ये अमेंडमेंट आई है। इरफान कादर साहब, जी जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि नैब के कानून में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगी और उनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उनके टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया गया, बल्कि उनकी फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई है। और फ्रेश अपॉइंटमेंट के तहत वैसे भी कोई बार नहीं है कि वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि मेरे ही बारे में किया गया था, जिसमें कि मेरी अपॉइंटमेंट एज प्रोसिक्यूटर जनरल जो कि 4 साल पहले मैंने टेन्योर कंप्लीट किया था और मेरा सेकंड टाइम जब मैं बना था 4 साल की ब्रेक के बाद, तो उसको उन्होंने एक्सटेंशन करार दे दिया था। वो एक्सटेंशन नहीं बनती, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और मैंने एज प्रोसिक्यूटर जनरल भी उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और मैं वहां बैठा रहा था एज प्रोसिक्यूटर जनरल। और सुप्रीम कोर्ट को भी अंदाजा था अपने ऑर्डर की वीकनेस का और लिहाजा उन्होंने उस ऑर्डर को कभी भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश उस तरह से नहीं की। और बाद में मैंने कोई तकरीबन 8-10 माह के बाद खुद ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट को हम मज़ीद शिकार करें। तो इसलिए प्रोसिक्यूटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है, ये ऑर्डिनेंस ना भी हो तो फिर भी फ्रेश अपॉइंटमेंट जो है उसमें कोई बार नहीं है। हाँ, फ्रेश दोबारा अगर कोई टेन्योर किसी को नहीं मिल सकता तो वो फाकी मौत में नहीं मिल सकता। वहां पे साफ लिखा हुआ है कि एक दफा अगर वफाकी मौत से अपनी टर्म को पूरा कर लें तो फिर किसी सूरत भी वो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। वो प्रोविजंस की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है और मौजूदा जो सेक्शन 8 है पुराना नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे फ्रेश अपॉइंटमेंट हो सकती है, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें इरफान कादर साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल एंड पे पहुंचे हुए हैं, ये जो एडवाइजरी रेफरेंस है, अब इसके अंदर गाइडलाइंस जो हैं वो किस नौइयत की आ सकती हैं? क्योंकि वसीम सजाद साहब तो सीक्रेट बैलेट की सेंक्टिटी की बात कर रहे हैं। देखें, एडवाइजरी जो रेफरेंस है ये गाइडलाइंस के लिए इतना नहीं होता जितना कि ये कानून की तशरीह के लिए होता है। कानून की तशरीह में हुकूमत खुद भी तशरीह कर सकती है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी रेफर कर सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं वो तो खुद भी तशरीह कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोई काम दिया है आइन के नीचे तो उससे वो ज्यादा सैंक्टिफाई हो जाता है, तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे और ऑफिस भी हैं, मसलन इन मामला में इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ ज्यादा रेलिवेंट अदारा है अगर कोई तशरीह तलब चीज हो इलेक्शंस के बारे में। लेकिन यहाँ पे तो तशरीह तलब चीज कोई है ही नहीं, क्योंकि सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में तो वसीम सजाद साहब ने बड़े वाज़ेह तरीके से कह दिया है कि उसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब तक कि आप आइन में तरमीम ना करें। वसीम सजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इसके अंदर अगर आर्टिकल 226 है, क्या वो कोई काबिल तशरीह है? रेफरेंस ओपन बैलेट के हवाले से है।
तो क्या ओपन बैलेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है फैसला? देखिए जी, ओपन बैलेट पे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रेज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसी का जवाब देना है। सवाल ये है कि जी ये आर्टिकल 226 के तहत क्या सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हम आम कानून में तरमीम करके कर सकते हैं कि नहीं। उनका ये कहना है हुकूमत का कि 226 जो आर्टिकल है वो बाकी दीगर इलेक्शंस को तो अप्लाई करता है, सेनेट के इलेक्शन को अप्लाई नहीं करता, क्योंकि उनके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, आर्टिकल 226 के तहत सेनेट का इलेक्शन भी आइन के तहत होता है, तो फिर ओपन बैलेट नहीं हो सकेगा, फिर तरमीम की जानी पड़ेगी आइन के अंदर। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, ये सही कहते हैं और ये जो इलेक्शन है ये आम कानून के तहत हो सकता है, तो फिर जिसने ऑर्डिनेंस किया है कानून साजी के तहत वो ओपन बैलेट का कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की शुरुआत की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।